हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहे है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। नया नाम क्या है? केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया है, इस बारे में जानेंगे। भारत में ही बना है। किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा की है, मीटिंग हुई है। तो रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया। तो क्या है रेपो रेट, कितना है दर? बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है अपनी बदौलत? किस राज्य की पुलिस ने असम राइफल्स के सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है? ये मणिपुर का मामला है और वहाँ गजब स्थिति हो गई है। पुलिस और असम राइफल्स दोनों वो भी आपस में एक तरह से लड़ रहे हैं। तो कई मुद्दे हैं, उन सब पर बात करेंगे। और हाँ, पिछले 8 महीने का ये वाला करंट अफेयर्स वीडियो आ चुका है, मैराथन लाइव हुआ था। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, देखना ज़रूर। आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार को भेजा भी? आंसर होगा इसका केरलम। क्या नाम रखने का प्रस्ताव है? केरलम। ठीक है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री है पी विजन, उन्होंने विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किया 9 अगस्त को और सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया है। किसी भी दल ने इसका विरोध नहीं किया। तो भारत में ये रहा केरल। ठीक है। और अब नाम बदलने की जो सिफारिश है वो केंद्र सरकार को भेजी गई है। वहाँ से सहमति मिलने के बाद ही राज्य का नाम बदला जा सकेगा। अगर केंद्र सरकार सहमति नहीं जताती है तो नाम नहीं बदला जा सकता है। मतलब ये सब प्रक्रिया संसद के जरिए होती है। आगे बताएंगे नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो सब। तो अब सवाल ये है कि नाम बदलने के पीछे तर्क क्या है मुख्यमंत्री का और वहाँ के राजनीतिक दलों का, क्योंकि सर्वसम्मति से ये सब कुछ हुआ है। तो मुख्यमंत्री पी विजन, उनका कहना है कि राज्य की जो भाषा है वो मलयालम है और इसके अनुसार राज्य का नाम केरलम होना चाहिए, क्योंकि मलयालम में जब केरल को बोलते हैं तो केरलम बोलते हैं। तो उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब आज़ादी मिली उसके बाद मलयालम बोलने वाले समुदायों के लिए संयुक्त केरल बनाने की आवश्यकता उभरी थी और भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा भी हुआ, अलग अलग बटे राज्य। लेकिन संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य का नाम केरल लिखा हुआ है। तो मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहा जाता है। तो इसीलिए नाम जो है केरलम ही होना चाहिए, ऐसा विधानसभा का कहना है और प्रस्ताव में ये कहा गया। तो केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से ये मांग की है कि तत्काल रूप से संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम संशोधित करके केरलम किया जाए। साथ ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में इसका नाम केरलम ही लिखा जाए। चाहे हिंदी में भी बोले तो हम केरलम ही बोले, इंग्लिश में भी केरलम ही बोले। ठीक है। अब बात 8वीं अनुसूची की हो रही है तो उसके बारे में जान लें। देखिए 8वीं अनुसूची जो है ना संविधान की, उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं और इनमें कौन कौन सी भाषाएं ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी है। ठीक है। तो उसी में इसमें ये कहा गया है कि जो मलयालम भाषा है इसमें अगर हम केरल को बोलते हैं तो केरलम बोलते हैं। तो इसलिए नाम ये होना चाहिए। अब एक और बात कर लें कि अनुच्छेद 3 की बात हुई है और विधानसभा ने अनुच्छेद 3 के तहत नाम बदलने की बात कही है केंद्र सरकार से। तो देखिए संविधान के इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन से संबंधित है पूरा जो अनुच्छेद है वो। तो इसमें संसद को विशेष शक्ति प्रदान की गई है जिसका इस्तेमाल करके किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य के हिस्सों को एकजुट करके नया राज्य बनाने, राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने, क्षेत्रफल कम करने, राज्य की सीमाएं बदलने और राज्य का नाम बदलने का उसमें शक्ति है संसद को इस अनुच्छेद के तहत। तो केरल सरकार ने कहा है कि ये काम किया जाए, केरलम नाम रखा जाए।
ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री तो पी विजन है, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो मुझे लगता है केरल से संबंधित पूरा मामला समझ चुके होंगे। ये रहा मैप केरल का। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन होगा, रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो चलता है, आमतौर पे आप भी इस्तेमाल करते होंगे लैपटॉप कंप्यूटर में, तो सबसे बड़े पैमाने पर रक्षा मंत्रालय में यही इस्तेमाल होता था, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़। तब कौन सा नया है? आंसर होगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसको सरकारी एजेंसियों ने ही इसी साल 6 महीने के अंदर में डेवलप किया, और ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओएस है। और इसमें विंडोज़ की तरह इंटरफेस और कार्यक्षमताएं हैं। उपयोग के दौरान कोई बदलाव महसूस नहीं होगा। ठीक है, विंडोज़ और माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अंतर नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि माया की ज़रूरत क्यों पड़ी, माया ऑपरेटिंग सिस्टम की, डिफेंस मिनिस्ट्री को खास तौर पर। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उस पर मालवेयर हमले और बहुत तरह के साइबर अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और सरकारी संस्थानों को अपने कंप्यूटर, और ख़ास तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री को, तीनों सेनाओं को अपने जो कंप्यूटर है ना, अपने डेटा है उसको सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तमाम मॉलवेयर वगैरह अटैक लगातार हो रहे हैं, ख़ासतौर पर चाइना जो है ना, वहाँ से अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो सरकारी संस्थानों को, संगठनों को बचाने के लिए इन अटैक से, ख़ासतौर पर डिफेंस सिस्टम को बचाने के लिए माया को डिज़ाइन किया गया, और सरकारी संगठनों ने मिलकर मात्र 6 महीने में इसको डिज़ाइन किया ताकि मालवेयर हमले न हो सके। वर्तमान में केवल डिफेंस मिनिस्ट्री में ही माया ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित किया जाएगा। तीनों सेनाओं के नेटवर्क में अभी नहीं किया जाएगा, बाद में किया जाएगा। पहले ये ट्रायल के तौर पर एक तरह से 15 अगस्त से शायद इसको शुरू किया जा रहा है। ठीक है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम को। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? काफ़ी लोग जानते होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक कंप्यूटर चैप्टर होता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और ये कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन होते हैं। तो फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर का जो उपयोग करता है, यानी जो यूज़र है, उसके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। हार्डवेयर को यूज़ करना और उसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए एक इंटरफेस है वो, ठीक है, ताकि आप बेहतर ढंग से काम कर सकें। ओके, अब मालवेयर क्या है? जिसके अटैक की वजह से, जिसके हमले की वजह से सरकार को एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ा है, फुल प्रूफ। देखिए, मालवेयर व्यापक शब्दों में इसका उपयोग दरअसल दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है, और विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और उपकरण को नुकसान पहुंचाता है। और ये होता क्या है कि मालवेयर आपको एक ईमेल के ज़रिए आ सकता है, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट खोली उसके द्वारा आ सकता है, और फिर उसके द्वारा आपके कंप्यूटर के तमाम डेटा को वहाँ से, जैसे ये एक ग्राफिक्स है, आपके डेटा को उठा के ले जाया जा रहा है। तो आपके यहाँ पूरी सेंध लग गई, आपको पता भी नहीं है, और सारा डेटा लीक हो रहा है। तो एक आम व्यक्ति के लिए भी नुकसानदायक है ये मालवेयर। लेकिन अगर डिफेंस की बात होती है तो पूरे देश की सुरक्षा पर सवाल उठता है, तो इसलिए ये सब किया गया है। ओके, माया ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अभी राजनाथ सिंह। ओके, तो उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, और अब डिफेंस मिनिस्ट्री में इसको लागू किया जा रहा है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, डाउनलोड कर सकते हैं आप। और हाँ, एक मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, तमाम एग्जामिनेशन के 1 ईयर का ये मेंबरशिप प्लान है। बहुत मामूली सी रकम है, और इसके ज़रिए आपको अगले 365 दिन तक करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब PDF मिलता है आपको, और वीडियो तो होता ही है यूट्यूब पर, ठीक है। और पिछले वक्त के भी, जैसे 2023 के पिछले, 2022 के भी PDF आपको मिल जाते हैं, और कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, ओके। और साथ में ढेर सारे इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे UPSC, BPSC, UPPSC,
उत्तर प्रदेश का जो पीटी एग्जामिनेशन है उसके भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। बिहार टीचर के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। ओके, दिल्ली पुलिस के टेस्ट सीरीज़ हैं। तमाम एसएससी के सभी लगभग टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत मामूली सी रकम है इस मेंबरशिप प्लान की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश की सरकार ने मीडिया में और सोशल मीडिया में भी होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? उसके बदले एक और नया शब्द कहा है कि इसका इस्तेमाल किया जाए। आंसर का इराक। ठीक है, इराक ने ये काम किया है। एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं, फिर और आगे बताते हैं इराक है कहाँ पर। तो ये रहा प्यारा भारत अपना, और यहाँ है मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट में ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, वो है इराक। और जूम करते हैं, हाँ ये है इराक। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद शिया अल सुदानी। राजधानी है बगदाद। राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल लतीफ़ रशीद, और मुद्रा है इराकी दिनार। ठीक है, और अगर बात करेंगे पड़ोसी देशों की, तो उसके पड़ोस में है ईरान। ठीक है, इधर तुर्की है, ये सीरिया रहा, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, और ये कुवैत। ओके, तो ये मैप के ज़रिए आपने समझा इराक के बारे में। ओके, और अब क्या हुआ है इराक में? देखिए, इराक का जो मीडिया रेगुलेटर है उसने अभी हाल ही में अगस्त में सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और सभी सोशल मीडिया कंपनी को एक आदेश जारी किया, और उस आदेश में ये कहा गया कि सभी कंपनी, तमाम जो भी कंपनी है, वो होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता की जगह सेक्सुअल डेविएंस टर्म का इस्तेमाल करें। क्या? सेक्सुअल डेविएंस का इस्तेमाल करें इस शब्द का। और ये एक तरह से झटका माना जा रहा है जो तमाम समलैंगिक ऑर्गेनाइजेशन है और समलैंगिकता को समर्थन देने वाले लोग हैं उन सब के लिए। ठीक है, और अगर बात करें कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जहां पर समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया, तो ऐसे 60 से अधिक देश हैं। द हिंदू ने अपने रिपोर्ट में ये बताया, जबकि 130 से अधिक देश हैं जहां पर समलैंगिकता जो है वो वैध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा की अगस्त 2023 में, अभी हाल ही में 10 तारीख को ही, आज ही। तो इसमें रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। तो रेपो रेट कितनी है? आंसर होगा 6.5%। ठीक है, 6.5% है ये। और आपको बताऊं कि तीसरी बार है जिसमें तीसरी समीक्षा बैठक है जिसमें रेपो रेट में इजाफा या फिर उसको घटाने का फैसला नहीं किया गया है, स्थिर रखा गया। तो 10 अगस्त को ये मीटिंग हुई है और इसमें ये अपरिवर्तित रखने का फैसला हुआ है। ओके, अच्छा, इससे पहले अगर बात करेंगे कि कब बदलाव हुआ था, तो देखिए मई 2022 से फरवरी 2023 तक लगातार बदलाव हुए थे रेपो रेट में। 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई थी, यानी 2.5% तक की बढ़ोतरी की गई थी, और वो बढ़कर 6.5% तक पहुंच गया था। अब आप सोच रहे होंगे रेपो रेट क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में अगर कहें तो बैंक हमें कर्ज देता है, ठीक है, और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है। वैसे ही बैंकों को अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, और वे ये रकम जो है ना आरबीआई से कई बार कर्ज के रूप में लेते हैं। तो इस लोन पर जो आरबीआई ब्याज वसूलता है उसको रेपो रेट कहते हैं। ओके, रेपो रेट का क्या असर पड़ता है? तो रेपो रेट के ज़रिए क्या करती है ना आरबीआई, क्या करता है, महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर मार्केट में ज़्यादा नकदी है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, मार्केट में फिर लोन के तौर पर रकम उतनी नहीं पहुंच पाती है, और जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो बेहतर इंटरेस्ट के चक्कर में वो बैंकों में रुपए जमा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने का एक शक्तिशाली टूल आरबीआई के पास है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, कास्ट सेंसस कराया जाएगा। और साथ ही एक और बात कही है, न्यूज़ में देख रहे हैं कि ओबीसी कोटा को 21% से बढ़ाकर 27% किया जाएगा। अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी ऐलान किया गया है। ठीक है, देखिए राजस्थान में अभी शेड्यूल कास्ट को 16%, शेड्यूल ट्राइब को 12%, ओबीसी को 21% और ईडब्ल्यूएस को 10% है।
आरक्षण और एमबीसी को भी 5% है। तो अब ओबीसी को 27% कहा है कि हम ये करेंगे। ओके। और पिछले कुछ वक्त पहले राजस्थान की विधानसभा ने जातिगत जनगणना को लेकर संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भिजवाया था। और उसमें केंद्र सरकार से ये अपील की गई थी, कहा गया था कि जो सेंसस करवाने जा रहे हैं तो उसमें जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ओके, तो ये एक फैसला इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले किन किन राज्यों में केवल राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना या गणना हुई है, चल रही है, तो बिहार में ओके अभी चल रही है। और इससे पहले राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर कर्नाटक ने 2015 में ऐसा किया था, लेकिन जातिगत आंकड़े उसने जारी नहीं किए थे। अगर सवाल हो कि देश में पिछली बार कब जातीय जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था, तो बात है 1931 की। ब्रिटिश इंडिया के दौरान, यानी अंग्रेज़ों के भारत पर शासन के दौरान पहली बार जातीय जनगणना हुई थी 1931 में। और उसके बाद फिर एक बार कोशिश हुई और उसका नाम कुछ और था, उसको सेंसस में नहीं शामिल किया गया था। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ये 2011 की बात है, लेकिन उसको जारी नहीं किया गया। तो सवाल है कि जातीय गणना से क्या होगा, जनजातीय जनगणना से। तो देखिए, अलग अलग वर्ग जैसे ओबीसी और तो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, तो उन सब के एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सब हालातों का पता चल सकेगा और इसके ज़रिए पॉलिसी लाई जा सकेगी। जिसे 1980 में मंडल कमीशन के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि ओबीसी की संख्या कितनी है, क्योंकि आखिरी बार जातिगत जनगणना जो है 1931 में हुई थी और उसके अनुसार 1931 के आंकड़े के अनुसार ओबीसी की आबादी देश में 52% थी। तब मंडल कमीशन ने 1931 के जनगणना के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी और इसी आधार पर 27% आरक्षण ओबीसी को देश में लागू किया गया था। ठीक है, तो कई सारे तर्क हैं अलग अलग लोगों के। ओके, अच्छा, जो सेंसस होता है ना हर 10 साल पर, हालांकि इस बार तो अभी तक नहीं हुआ है, 2021 वाला होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो सेंसस में SC ST का जो है वो तो डेटा रखा जाता है कितने हैं, लेकिन बाकी जातियों का नहीं रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। और हाँ, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना, शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, अच्छा लगेगा मुझे। तो क्वेश्चन होगा, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। आंसर होगा 10 अगस्त को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल, उनकी याद में ये मनाया जाता है। रुडोल्फ डीजल ने 1890 में बायोडीजल विकसित किया था। और बायोडीजल वो फ्यूल है जिसे पेड़ पौधे उन सब से प्राप्त किया जा सकता है और ख़ास बात है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है। ओके, बायोफ्यूल का सबसे बड़ा उदाहरण बायोडीजल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस हिंसाग्रस्त राज्य की पुलिस ने असम राइफल्स के सैनिकों के खिलाफ FIR दर्ज की है? अभी मतलब इतना ज़्यादा तनाव हो गया पुलिस और असम राइफल्स के बीच में। आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। मणिपुर में जातीय हिंसा कब शुरू हुई थी? 3 मई को शुरू हुई थी। 3 महीने लगभग हो गए। विशेषज्ञों का ये कहना है कि मणिपुर में जो जातीय हिंसा है उसमें असम राइफल और मणिपुर पुलिस, उन दोनों में टकराव बहुत ज़्यादा है। मणिपुर पुलिस का ज़्यादातर झुकाव मैतेई समुदाय की ओर है, जबकि ज़्यादातर असम राइफल्स के जो बटालियन है ना, वो लंबे समय से चूँकि पहाड़ों पर रहे हैं, इसलिए उनका कुकी समुदाय के साथ जुड़ाव रहा है और यहाँ अलग ही तरीके का पूरा टकराव हो रहा है। क्या हुआ है वहाँ पर? देखिए, FIR दर्ज हुई है, तो उसमें पुलिस ने ये कहा कि असम राइफल्स के जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, वो काम में बाधा डाल रहे हैं, चोट पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं और गलत तरीके से पुलिस को रोकने का काम कर रहे हैं। तो इस मामले में FIR दर्ज की गई असम राइफल्स के 9वीं बटालियन के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ। हालांकि असम राइफल्स की भूमिका पर जो भी सवाल उठ रहे हैं उस पर भारतीय सेना ने इसका खंडन किया है। ठीक है, और ये लड़ाई अजीब तरह की वहाँ पर बढ़ती जा रही है। असम राइफल्स के बारे में जान लीजिए आप।
असम राइफल्स जो है ना वो एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, और ये भारतीय सेना के ऑपरेशन कंट्रोल के अंतर्गत है। ये फोर्स मुख्य तौर पर इंडिया और म्यांमार के बीच में जो सीमा है और पूर्वोत्तर के जो अशांत क्षेत्र हैं वहाँ पर तैनात है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होम मिनिस्ट्री के पास है, लेकिन ऑपरेशन कंट्रोल वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास। एक ऐसा बल है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन कामकाज का नियंत्रण ऑपरेशन वो आर्मी या कहें डिफेंस मिनिस्ट्री के पास। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में की गई थी, और तब से इसने 2 विश्व युद्धों और 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर था उसमें उस लड़ाई में हिस्सा लिया था। और इस फोर्स का उपयोग पूर्वोत्तर में यानी नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी समूहों के खिलाफ उग्रवाद विरोध बल के रूप में किया जाता है। तो इंडियन आर्मी ने क्या कहा? इंडियन आर्मी ने ये कहा है इस FIR के बाद कि ज़मीनी जो हालात हैं वहाँ के ना वो बहुत ही जटिल प्रकृति के हैं, और उसमें कई बार सामरिक स्तर पर मतभेद हो जाते हैं, जिसका निपटारा संयुक्त तंत्र के जरिए होता है, यानी पुलिस और असम राइफल्स के बीच में बातचीत करके होता है। असम राइफल्स जो है ना हिंसा रोकने के लिए कुकी और मैतेई क्षेत्रों के बीच में बनाया गया जो बफर जोन है उसको सुरक्षित करने का काम कर रहा है। वहाँ पर हालात ये हैं, मणिपुर के बारे में मैंने तो काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है पहले। तो मणिपुर में क्या हालात हैं कि कोशिश ये हो रही है कि मैतेई लोग अपने इलाके में रहें और कुकी लोग अपने इलाके में रहें, क्योंकि अगर कोई भी एक दूसरे के इलाके में जाता है तो या तो वो दूसरों को मार डालता है या मारा जाता है। और बफर जोन बनाया हुआ है पूरे इलाके में, ठीक है, पूरे मणिपुर में, और दोनों को विभाजित किया गया है। और असम राइफल्स ये काम कर रहा है कि न तो कुकी को मैतेई क्षेत्र में आने दे रहा है, न मैतेई को कुकी क्षेत्र में जाने दे रहा है, क्योंकि उससे हिंसा और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये स्थिति हुई है, और इस घटना से रिलेटेड एक वायरल वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है। उसमें असम राइफल्स और पुलिस के बीच में विवाद हो रहा है। ओके, खैर मणिपुर की बात कर लें। चीफ मिनिस्टर कौन है? N बीरेन सिंह। गवर्नर है अनुसुईया उइके। राजधानी है इम्फाल। अगला क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे। आंसर होगा 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को ये मनाया जाता है, शेरों के बारे में जागरूकता और उनके संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना अगस्त 2023 में शुरू की? आंसर होगा तेलंगाना। इसके ज़रिए क्या होगा? SC ST और BC उसके बीच उन जो समुदाय हैं उनकी महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। इसके ज़रिए घर बनाने के लिए या घर को सुधारने के लिए मदद मिलेगी। 3 लाख रुपए की सहायता मिलेगी तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री तेलंगाना के K चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, और राजधानी हैदराबाद। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। आप देखिए ज़रूर लगातार। और हाँ, मैराथन वीडियो जनवरी से अगस्त तक का अपडेट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, बाय।